हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के चौथे वीडियो में तुगलक वंश के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि पहले के तीन वीडियोस में आपको दिल्ली सल्तनत की स्थापना, अलग अलग डायनेस्टी जिसमें स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, फिर उसके बाद खिलजी वंश, और खिलजियों में जो अलाउद्दीन खिलजी बताया था कि सबसे मुख्य मेन शासक था जिसने बहुत सारे काम किए थे, उसके कामों के बारे में लास्ट वीडियो में हम लोग बातचीत किए थे। अब उन्हीं के बाद फिर लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसका जो लड़का था मुबारक खिलजी, वो बहुत अय्याश टाइप का था, जिसकी वजह से साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा। तो उसी समय इन्हीं खिलजियों के समय जो पश्चिम उत्तर भारत का था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का जो स्टेट था, वहाँ पर एक सूबेदार था गाजी मलिक। गाजी मलिक देखता है इस अव्यवस्था से, वो उसको लगता है कि सल्तनत को संभालने के लिए अब कमान अपने हाथ में लेनी चाहिए। तो गाजी मलिक ने फिर उसके उत्तराधिकारियों की हत्या कर दी और गियासुद्दीन तुगलक के नाम से सुल्तान बना। और वो क्योंकि तुगलक था इसलिए अगली जो डायनेस्टी कहलाई तुगलक वंश कहलाई, यानी गुलाम खिलजी, उसके बाद फिर तुगलक वंश, इसके बाद आता है। ये तीसरा राजवंश था दिल्ली सल्तनत का। और इस तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। और इसका रियल नेम, वास्तविक नाम जो था वो था गाजी मलिक। ठीक है, ये दीपालपुर का पहले गवर्नर हुआ करता था। मंगोलों से अच्छा खासा युद्ध किया था उसने, उसके युद्ध का बहुत अनुभव था। और जब ये सुल्तान बना तो बहुत पकी हुई उम्र में सुल्तान बना था, बहुत एक्सपीरियंस्ड, बहुत अनुभवी था। तो बहुत सारे ठीक ठाक काम भी इसने किए। इसने फिर से जो अलाउद्दीन वाली जो सख्त नीतियाँ थी उसको हटाया। जैसे आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो भू राजस्व था वो 50% तक उसने कर दिया था, 1/2 किसानों से वसूलना शुरू कर दिया था। इस रेशियो को 1/3 कर दिया फिर किसने? गियासुद्दीन तुगलक ने। यानी जो अनाज होता था, अनाज का पहले अलाउद्दीन खिलजी आधा वसूल लेता था, अब इसने 1/3 तक इस रेशियो को कर दिया। यही पहला सुल्तान था जिसने भारत में जो कैनाल इरिगेशन सिस्टम है, नहरी सिंचाई व्यवस्था है, इसी गियासुद्दीन तुगलक के समय में ही प्रारंभ हुई थी। और इसी गियासुद्दीन तुगलक ने एक और काम किया था कि दक्षिण भारत के जो राज्य थे तो उनमें एक राज्य हुआ करता था वारंगल। वारंगल को इसने दिल्ली सल्तनत के अंदर मिला लिया। वारंगल का एनेक्सेशन इसने कर लिया। पहले जैसे आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जो साउथ तक गया जरूर था, लेकिन उसको अपने साम्राज्य में उसने मिलाया नहीं था। गियासुद्दीन तुगलक क्या करता है, जीतने के साथ साथ उसको खत्म करके अपने राज्य में मिला लेता है। तो दक्षिण भारतीय राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाने का श्रेय किसको जाता है? गियासुद्दीन तुगलक ने इसकी शुरुआत की थी और सबसे पहले वारंगल से ही उसने शुरू किया था। वारंगल को जीता और उसको मिला लिया। यानी अलाउद्दीन खिलजी गया, अगर पूछा जाए कि पहला सुल्तान जो दक्षिण भारत अभियान पर गया वो अलाउद्दीन खिलजी था, लेकिन उसने जीत के लूट मार करके वो चला आता था। ठीक है, जबकि इसने क्या किया कि जीतने के बाद उसको दिल्ली साम्राज्य का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। इसी गियासुद्दीन तुगलक के समय एक दिल्ली में एक बहुत नामी सूफी संत हुआ करते थे, निज़ामुद्दीन औलिया। माना जाता है कि निज़ामुद्दीन औलिया ने 8 सुल्तानों का काल देखा था और बहुत सारे सुल्तान इसके भक्त हुआ करते थे। तो निज़ामुद्दीन औलिया से शुरुआत में इसके संबंध बहुत अच्छे थे। उनकी निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह थी वो दिल्ली में ही थी। अभी भी दिल्ली में निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन है और उसी के पीछे निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है। और अभी भी निज़ामुद्दीन जो मरकज वाले हैं उनका अभी भी बड़ा चर्चा चल रहा है कोरोना को फैलाने में। इन मरकज वालों का भी बड़ा योगदान अभी माना जा रहा है। खैर, तो वो जो निज़ामुद्दीन औलिया जिसके नाम से भी मरकज बड़ा शोर मचा हुआ है, वो इसके समय भी हुआ करते थे। तो शुरुआत में इसका रिलेशन बड़ा अच्छा था। तो एक बार इसको गियासुद्दीन तुगलक को बंगाल अभियान पर जाना था। अब इसके पास खजाना भर चुका था, तो खजाना बहुत ज़्यादा था, तो इसने सोचा कि खजाना लेके कहाँ घूमते फिरेंगे। औलिया की दरगाह बड़ी थी तो इसने सोचा कि औलिया की दरगाह में अपना कुछ खजाने का एक हिस्सा रखा जाए, बड़ा हिस्सा, और फिर दिल्ली बंगाल अभियान पर जाएंगे और जब वहाँ से वापस लौटेंगे तो औलिया साहब से अपना खजाना वापस ले लेंगे। तो इसने अपने खजाने का एक बड़ा हिस्सा औलिया की दरगाह में रखवा दिया और वहाँ से बंगाल अभियान पर चला गया। अब जब उसने वो बंगाल अभियान पर निकला तो इधर दिल्ली में खबर फैल गई कि औलिया के पास तुगलक का खजाना रखा हुआ है। जैसे इस बात की खबर दिल्ली में फैली कि औलिया के पास तुगलक का खजाना रखा हुआ है, जो जरूरतमंद लोग मांगने के लिए पहुंच जाते थे कि औलिया साहब मदद कर दीजिए, बड़ी दिक्कत चली। अब औलिया भी बांटना शुरू कर दिया उसके खजाने को। तो उसका खजाना औलिया ने बहुत बेतरबी से बांटना शुरू कर दिया। अब उधर बंगाल पहुंचा गियासुद्दीन तुगलक, तो पीछे से खबर आई कि भाई तुम्हारा खजाना जो है कि औलिया बांट रहा है उधर दिल्ली में। तो इस बात से वो नाराज हुआ और उसने औलिया को खबर भेजा कि औलिया साहब आपको बांटने के लिए नहीं, इसको बचा के रखने के लिए दिया गया, उसको बांटिए मत, बचा के रखिए। तो जब औलिया को तुगलक का ये संदेशा दिया गया तो औलिया ने संदेशा भिजवाया कि क्या हमारा क्या तुम्हारा, जिसका था वो ले गया। कौन सा तुम लेके पैदा हुए थे, कौन सा हम लेके पैदा हुए थे, जिसके हिस्से का था वो गया, उस सूफी संतान में ऐसे ही टाल दिया। तो जब ये खबर पहुंची
गियासुद्दीन के पास कि औलिया साहब कह रहे जिसका था वो ले गया, तब तो उसका माथा खराब हुआ। उसने अंतिम संदेशा बिल्कुल नाराज होकर गुस्से में खबर भिजवाई, अंतिम मैसेज करवाया कि औलिया साहब जितना पैसा दिए हैं सब कुछ बटोर लो, वापस आएंगे बंगाल से तो सबसे पहले तुम्हीं से वसूली होगी, ठीक, और अगर नहीं मिला तो फिर कटोगे सीधे सीधे। और बोला कि अगर नहीं मिला तो जिसको जिसको दियो उसके घर जाओ, चाहे भीख मांगो, चाहे कुछ भी करो, हमें अपने खजाने का पूरा हिस्सा चाहिए, बिना एक चवन नहीं कटे। और वार्निंग दे दी। वार्निंग औलिया को बताएगी कि भाई सुल्तान साहब आ रहे हैं और आने के बाद पहले आप ऐसे वसूली है, इसलिए जितना जितना खजाना इनका बांट के रखे हैं सबको बटोर लीजिए। तो औलिया भी सूफी संत आदमी, औलिया ने जवाब भिजवाया कि भाई वसूल लीजिएगा, हम कहाँ भागे जा रहे हैं। अरे वसूलेंगे आप तब जब दिल्ली पहुँचेंगे, अभी दिल्ली दूर है। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली दूर है, यानी हुनु जो दिल्ली दूरस्थ है। तो ये जो दिल्ली दूर है की कहावत है, ये किसने कही? ये निज़ामुद्दीन औलिया ने कही थी। किसके लिए कहा गया था? गियासुद्दीन तुगलक के लिए कहा गया था। खैर कह तो दिया निज़ामुद्दीन औलिया ने कि दिल्ली दूर है। अब तुगलक जब वापसी करता है, और वापसी करा तो गाजियाबाद के पास जब वो पहुंचा, अफगानपुर नामक गांव तक पहुंचा, तो रास्ते में जैसे रुक रुक के लोग चलते थे, तो अफगानपुर गांव में इसका काफिला रुका हुआ था। तो इसका बेटा भी जो था वो भी बंगाल अभियान पर गया था, तो उसने कई सारे हाथी पकड़ के लिया थे, बढ़िया ट्रेंड हाथी। तो जैसे शाम का समय होता है ना, लोग इंटरटेनमेंट के लिए बैठते हैं, अपना नाच गाना होता है, तो शाम का समय था सुल्तान के इंटरटेनमेंट के लिए। उन लोगों ने बताया कि भाई सुल्तान साहब बंगाल से बहुत अच्छे हाथी पकड़ के लाए हैं, अगर आप कहें तो इन हाथियों की परेड आपको दिखाई जाए। तो सुल्तान ने कहा दिखाया जाए। तो हाथी क्योंकि बड़े होते हैं, तो हाथियों की परेड देखने के लिए ऊंची जगह चाहिए होती है, तो उसके लिए सुल्तान के लिए लकड़ी का एक ऊंचा सा मंच बनाया गया। मंच पर सुल्तान बैठा और सुल्तान के साथ उसका एक छोटा सा बेटा था महमूद नाम का। तो वो दोनों ऊंचे मंच पर बैठे और सामने हाथियों की परेड शुरू हुई। तब तक उसी में अचानक से हाथी बढ़ के और हाथियों ने सुल्तान के मंच को धक्का मारा। सुल्तान नीचे गिरा, मंच उसके वो नीचे गिरा, उसके ऊपर मंच की लकड़ियाँ गिरी और हाथियों ने उसको कुचल के मार डाला। अब एक्सीडेंटली उसकी मौत हुई, जब तक उसको बचाया जाता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, ठीक। तो दिल्ली पहुंचने से पहले इस तरीके से मौत, वो भी हाथियों के द्वारा कुचल के मारा जाना उसकी। तो औलिया की जो कहावत है दिल्ली दूर है तो वो दूर ही रह गई। तो ये औलिया की जो कथन है कि दिल्ली दूर है तो सुल्तान दूर ही रह गए, तब से दिल्ली दूर है कहावत बहुत पॉपुलर, लोग कहते हैं ना अभी दिल्ली दूर है, तो ये औलिया से ही शुरू हुई थी। और सुल्तान वापस दिल्ली पहुंच नहीं पाया था, और पहुंचने से पहले ही एक्सीडेंटली वही हाथियों ने कुचल के उसको मार डाला। हालांकि कुछ हिस्टोरियन ऐसा मानते हैं कि ये मरा नहीं था, वो हाथियों से कुचलवाना इसके बेटे की साजिश थी। अब जो भी हो, मरा ये, अब हाथियों ने ही मारा, अब हाथियों को किसी ने ट्रेंड किया या जानबूझ के गिरा दिया गया, अब वो तो इतिहास के घर में है। खैर जब गियासुद्दीन की मौत हुई तो इसका बेटा सुल्तान बना मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसका जो टाइम पीरियड था 1325 1325 से 1351 1351। अब मोहम्मद बिन तुगलक जब सुल्तान बना, वही इसके मरने के बाद इसने खुद को सुल्तान घोषित किया। तो हालांकि किसी ने इसका विरोध नहीं किया था, ऑटोमेटिक ये बना ही था, क्योंकि छोटे बेटा का सुल्तान हाथियों के साथ दब के ही मरा था। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना तो मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही पढ़ा लिखा, योग्य और समझदार था, और बहुत ही हाईली एजुकेटेड था। तो मुग़ल इन सल्तनत वालों में जो कहा जाए कि सबसे जो एजुकेटेड, सबसे जो शिक्षित सुल्तान था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। पढ़ा लिखा था, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिख गया था। जैसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होशियार होते हैं, ज़्यादा होशियारी से योजनाएं बनाते हैं। तो ये भी पढ़ा लिखा था बहुत भारी, और खूब बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता था। जैसे आप लोग योजनाएं बनाते हैं, आप लोग भी पढ़े लिखे होशियार समझदार हैं, तो जैसे अपने भविष्य की शानदार शानदार योजनाएं बनाते हैं, एकदम इमोशनल होके, भावुक होके, वैसे ये भी योजनाएं बनाता था। जैसे आप योजना बनाते हैं ना, कोई वैकेंसी आई, जैसे बैंक की वैकेंसी है, बैंक का फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं। फॉर्म भरते ही फीलिंग आने लगती है कि आप बिल्कुल बैंक में बैठे ही गए हैं, बिल्कुल काउंटर पर बैठे हुए हैं, ग्राहकों की लाइन लगी हुई है, पीछे से मैनेजर प्रेशर बना रहा है। कुछ समय तक बैंक की तैयारी करते हैं, तब तक पता चला कि उसी में लेखपाल की भर्ती आ गई। अब लेखपाल का नाम लेते ही बिल्कुल राहत आ जाती है कि बस अब तो बड़े आराम की नौकरी, ऊपरी कमाई बहुत होगी। कुछ समय तक उसकी तैयारी करे, तब तक पता चला कि पीसीएस की भर्ती आ गई, तब तक दरोगा की भर्ती आ गई, तब तक आईएएस की भर्ती आ गई, और आप इधर से उधर भटकना शुरू कर देते हैं। तो योजनाएं बनाते हैं बड़े शानदार शानदार। जैसे ही दरोगा का फॉर्म भरते तुरंत कंधे पर 2 स्टार सपने आना शुरू हो जाते हैं, बुलेट पर बैठ के बिल्कुल टाइट होकर घूमना शुरू कर देते हैं। और आईएएस का फॉर्म भरे तो आईएएस का फॉर्म भरते भरते तो बिल्कुल टाइट हो जाते हैं कि बस आप कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। जहाँ कोई अतिदार पटीदार कुछ बोला तो उसको तो सबक सिखा देंगे, बस बनने दो आईएएस। तो सपने आप बड़े शानदार शानदार देखते हैं,
योजनाएं बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन उसको लागू करने में आपको बड़ी जल्दी रहती है, समय नहीं रहती कि तुरंत हड़बड़ी में सब कुछ हो। जब हड़बड़ी में सब कुछ होगा तो क्या होगा, गड़बड़ होगा। और जहाँ सब कुछ सही हो, कई बार तो गड़बड़ी करते हैं आप, और जहाँ सब कुछ सही होता है कि भाई फॉर्म भी समय पर आया, तैयारी भी आपने अच्छी कर ली, एग्ज़ाम भी टाइम पर हो गया, पेपर भी अच्छा हो गया, तो जहाँ सब कुछ सही होता है वहाँ किस्मत फूट जाती है। तो वही इसके साथ भी होता था। भाई सब कुछ सही होगा तो किस्मत भी तो फूटेगी। भाई 4 बार आप किस्मत के साथ मजाक करेंगे तो एक बार किस्मत भी आपके साथ मजाक करेगी। पता चला कि एग्ज़ाम टाइम से हुआ, सब कुछ सही हुआ, पेपर ही लीक हो गया, बाहर आए तो पता चला पेपर ही लीक हो गया, एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया, भर्ती को रोक लगा दी सरकार ने। ठीक, तो वही इसके साथ होता था। योजनाएं बनाता था बहुत शानदार, लेकिन उसको लागू करने में इसको बहुत जल्दी होती थी, और जहाँ सब कुछ सही करता था वहाँ पर इसकी किस्मत फूट जाती थी। किस्मत नाम की चीज़ इसकी भी बहुत ख़राब थी। ठीक, तो इसने बहुत सारी योजनाएं बनाई। 2-4 इसकी योजनाओं पर चर्चा करते हैं। खास इसने क्या किया कि जैसे उस समय जैसे इंडिया की अगर लोकेशन देखी जाए तो मोटा मोटी इंडिया की लोकेशन लगभग यही पड़ती है। ठीक, अब इसमें जो इंडिया की जो पोजीशन थी, दिल्ली ही यहाँ की राजधानी होती थी। ठीक, अब जो दिल्ली इनकी राजधानी थी तो राजधानी बिल्कुल बॉर्डर पर थी, यानी किनारे पर थी। किनारे पर होने का मतलब है कि दिल्ली बिल्कुल बॉर्डर पर थी, तो बाहर से जो भी हमले, उसमें मंगोलों के हमले बहुत होते थे, बाहर से जो भी हमले होते थे तो आक्रमणकारी सीधे आते थे, दिल्ली घेर लेते थे। अब दिल्ली पर कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। अब दिल्ली अगर दुश्मनों के कब्जे में आ गई तो पूरे देश को कब्जा करने में कितना समय लगेगा। तो इसलिए राजधानी पर हमेशा बाहरी हमले का खतरा होता था। और दूसरी बात ये थी कि ये लोग जो दिल्ली में रहते, तो बताया था कि ज़्यादातर सुल्तान उत्तर में ही रहते थे, साउथ में इनका कंट्रोल नहीं हो पाता। दिल्ली सल्तनत वालों का साउथ पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं था। तो इसने सोचा कि क्यों ना अपनी जो राजधानी है, अपना जो कैपिटल है, वो कहीं बीच में बनाया जाए, यानी भारत के बिल्कुल बीचों बीच में। तो जब बीचों बीच में हमारी राजधानी होगी तो उससे पहली बात तो क्या होगा, साउथ इंडिया जो है, दक्षिण पर हमारी पकड़ अच्छी हो जाएगी, पकड़ मजबूत होगी। और दूसरी हमारी जो राजधानी है, हमारी जो कैपिटल है, ये बाहरी हमलों से बची रहेगी, क्योंकि बाहरी हमलावर जब आएंगे तो हमारी राजधानी यहाँ पर रहेगी, हमें तैयारी करने का समय मिलेगा और हम अच्छे से डिफेंड कर पाएंगे। तो इन्हीं दोनों बातों को सोचते हुए उसने मध्य भारत में एक शहर का चुनाव किया, देवगिरी। ठीक, देवगिरी का इसने चुनाव किया। देवगिरी को अच्छे से बसाया गया, वहाँ पर इमारतें, महल, बाजार, सड़कें, सब कुछ अच्छे से विकसित की गई, डेवलप की गई। और इस देवगिरी का नाम बदल के इसने कर दिया दौलताबाद। यानी देवगिरी का नाम क्या कर दिया, दौलताबाद। और सीधे सीधे फरमान जारी किया कि अब जो राजधानी सल्तनत की होगी वो दिल्ली नहीं, कहाँ होगी, दौलताबाद होगी। तो इसकी जो सबसे पहली और सबसे प्रमुख योजना जो मानी जाती है वो मानी जाती है क्या, राजधानी परिवर्तन की योजना। ठीक है, प्लान फॉर द कैपिटल शिफ्टिंग। तो राजधानी परिवर्तन की योजना कहाँ से कहाँ तक थी, दिल्ली से दौलताबाद। और दौलताबाद का पुराना नाम क्या था, देवगिरी था। ठीक, तो योजना तो उसने शानदार वाली बसा ली, शहर भी बसा दी, और सीधे उसने फरमान जारी किया कि अब से हमारी राजधानी दौलताबाद होगी और दिल्ली के सारे लोग अब दौलताबाद चलेंगे। सारे का मतलब सारे, इंसान, हाथी, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, टेबल कुर्सी, सब चलेंगे। जो चलना चाहता है वो चलेगा, जो नहीं चलना चाहता है वो भी चलेगा। जो नहीं चलना चाहता है का मतलब है कि भाई जो खुद से गया उसको तो लेके गए, जो नहीं चलना चाहता था बोला उसका हाथ पैर बांधो और घसीट के लेके चलो। आप सोचिए, दिल्ली से सबको उठा के उखाड़ के दिल्ली से देवगिरी तक लगभग 1000 किलोमीटर का सफ़र था। तो उसमें जो खुद से गया वो खुद से, नहीं तो लोगों का हाथ पैर बांध के भी घसीटा गया। किसी का हाथ बांधा गया, किसी का पैर बांधा गया। अब 1000 किलोमीटर में किसी का हाथ पैर बांध के आप घसीट के लेके जाएंगे तो दिल्ली से तो चलेंगे जिंदा, लेकिन दौलताबाद तक क्या पहुंचेगा। जिसका हाथ बांध के घसीटा उसका हाथ पहुंचेगा, जिसका पैर बांध के घसीटा उसका पैर पहुंचेगा। तो किसी का हाथ पहुंचा, किसी का पैर पहुंचा, लेकिन पहुंचाया उसने सबको, छोड़ा किसी को नहीं। जनता से बहुत प्यार करता था, तो सबको लेके चलता था। तो सबको उसने दौलताबाद पहुंचा दिया और यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। कुछ समय तक तो दौलताबाद ठीक ठाक चला, लेकिन कुछ समय बाद दौलताबाद में भी दिक्कत शुरू हो गई। अब वहाँ क्या दिक्कत शुरू हुई कि पहली बात तो मौसम रास नहीं आ रहा था। भाई दिल्ली का जो मौसम है, भाई दिल्ली का बिल्कुल साफ मौसम होता है, तीनों मौसम साफ दिखाई देते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात सब दिखाई देता है। अब दौलताबाद दक्षिण भारत का जो मौसम था बिल्कुल नम माहौल, जैसे नहीं हमेशा समुद्री किनारे समुद्र का जो असर था, प्रायद्वीपीय मौसम भारत का मौसम था, तो बिल्कुल नम माहौल कि जैसे बारिश वाला माहौल होता है ना, उमस होता है, चिपचिपी गर्मी, पसीना नहीं सूखता, तो बिल्कुल उमस भरी गर्मी वहाँ पर होती है। अब दिल्ली में क्या था कि हर 3 महीने बाद मौसम बदल जाता है। भाई 3 महीने बाद ठंड हो जाती है, फिर गर्मी हो जाती है, फिर बारिश आती है, फिर ठंड आती है।
और यहाँ पर पता चला एक ही मौसम वो रह गया। अब लोगों को पसंद नहीं आया भाई, जिसको बदलते हुए मौसम में रहने की आदत थी वहाँ पर एक ही मौसम में उनको कंटिन्यू रहना पड़ा, तो समस्या होने लगी, लोगों की तबीयत खराब होने लगी। दूसरी समस्या ये हुई कि अब जो बाहरी हमलावर आ रहे थे, तो बाहरी हमलावर जब हमला करते थे तो पहले क्या था कि सारी ताकत यहीं पर होती थी, उनको वहीं से डिफेंड कर दिया जाता था। अब क्या हुआ कि जब तक बाहरी हमलावर आते और देवगिरी तक सूचना पहुंचती, तब तक जो हमलावर हैं वो बहुत अंदर तक आ चुके होते। फिर इनको सूचना मिलती, फिर सेना तैयार की जाती, फिर सेना भेजी जाती, अब सेना बटोर बटोर के उन सबों को निकाल ली ढूंढ के। अब किसी को आप बाहर लौटा दीजिए, वो ज़्यादा सही है, या कोई घर में घुस जाए फिर ढूंढ के निकालिए, तो कौन सा ज़्यादा सही होगा? तो बाहरी वाला ज़्यादा सही था। तो यही था कि अब क्या था कि जब तक उन लोगों को पता चलता तब तक वो बहुत अंदर आ जाते, फिर ढूंढ के निकालना, अब एक नई झंझट खड़ी हो गई। ठीक, तीसरी समस्या ये हुई कि जब सुल्तान इधर पहुंचा तो अब सुल्तान दक्षिण की राजनीति में उलझना शुरू कर दिया। जब सुल्तान दक्षिण की राजनीति में उलझना शुरू कर दिया तो इससे उत्तर के राज्य फ्री होने लगे। ठीक, तो पता चला दक्षिण पर नियंत्रण के क्रम में उत्तर में ये लोग फिर इनके हाथ से छूटने लगा, तो खूब विद्रोह होने लगे इसके। तो पता चला दक्षिण कंट्रोल करने के चक्कर में उत्तर भी इसके हाथ से निकलने लगा। तब इसको लगा कि फैसला गलत हो गया, तो इसने वापस से फरमान जारी किया कि वापस हमारी राजधानी अब दौलताबाद से कहाँ जाएगी? दिल्ली जाएगी। यानी पहले दिल्ली से दौलताबाद, फिर दौलताबाद से दिल्ली। जैसे घर वाले कहते हैं कभी कभी जब आप बहुत इधर उधर करते हैं, क्या दिल्ली से दौलताबाद चल रहा, तो दिल्ली से दौलताबाद वाले यही भाई साहब थे। ठीक, तो किया भी, और वापसी में भी कोई ये नहीं कहेगा कि माई बाप हमको दौलताबाद में बड़ा मजा आ रहा है, यहीं रहने दो। वापसी में भी किसी का हाथ पहुंचा, किसी का पैर पहुंचा, लेकिन सबको पहुंचाया। जनता से बहुत प्यार करता था, किसी को नहीं छोड़ता था। तो ये योजना उसने बनाई बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी हड़बड़ी की वजह से, समय और जगह का सही चुनाव न करने की वजह से ये योजना इसकी बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। हालांकि इसका कुछ दूरगामी असर भी हुआ था, क्योंकि जब साउथ में ये पहुंचा तो साउथ में पहुंचने के बाद उसने बहुत सारे लोगों को नियंत्रण स्थापित किया। तो उसी में दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। उन हरिहर और बुक्का को जबरदस्ती पकड़ के उसने मुसलमान बना दिया। और जब ये वापस लौट के आया तो उन्हीं दोनों भाइयों के एक ब्राह्मण गुरु थे, माधव विद्यारण्य। माधव विद्यारण्य उन दोनों को वापस हिंदू धर्म में दीक्षित किया, और उन्हीं दोनों हरिहर और बुक्का ने एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जिसको कहा जाता है विजयनगर। तो जो विजयनगर एम्पायर बना, विजयनगर जो साम्राज्य की स्थापना हुई, वो किसके समय हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई थी, और इसी की वजह से हुई थी। इसी ने उन दोनों भाइयों को पकड़ के मुसलमान बनाया, और उन्हीं को वापस माधव विद्यारण्य ने हिंदू धर्म में दीक्षित किया। और वही हिंदू धर्म में दीक्षित करने के बाद उनको प्रेरणा दी, और उन्हीं दोनों भाइयों ने मिलकर हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ठीक, तो ये जो विजयनगर साम्राज्य बना था 1336 में इसकी स्थापना हुई थी, 1336। तो वो किसके समय में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और जब विजयनगर हुआ तो उसी विजयनगर को काउंटर करने के लिए उसके बगल में एक और साम्राज्य बनता है, बहमनी साम्राज्य। अब बाद में विजयनगर और बहमनी आपस में टकराते हैं, इनको अलग से एक चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो जो बहमनी थे, ये 1347 में इनकी स्थापना हुई थी। तो जो विजयनगर और बहमनी एम्पायर थे, ये दोनों इसी मोहम्मद बिन तुगलक की वजह से स्थापित हो गए थे दक्षिण भारत में। एक दिन इसकी ये भी है कि इसने जाके वहाँ पर ऐसा कुछ किया कि ये दोनों साम्राज्य भी बस गए। ठीक, चलिए खैर। और एक चीज़ कि इसके समय में खूब विद्रोह होते थे। अब सोचिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय अकेले इसके समय में कुल माना जाता है कि गिन के 34 विद्रोह हुए थे। जितना विद्रोह इसके समय में हुआ था उतना विद्रोह किसी के समय में नहीं हुआ था। 34 में भी 27 विद्रोह केवल दक्षिण भारत में अकेले हुए, खूब विद्रोह था। खैर, दूसरी इसकी जो एक प्रमुख योजना थी, ये देखता था क्योंकि इसको बड़े बड़े सैनिक अभियान चलाने होते थे, तो सैनिकों को देने के लिए सैलरी बहुत कम पड़ती थी इसके पास। तो इसने एक नई योजना बनाई कि जैसे आज की हमारी सरकार है ना, जो कागज़ के नोट चलाती है, तो जो कागज़ के नोट चलाए जाते हैं तो केवल सरकार की गारंटी पर चलते हैं, क्योंकि इसकी कोई फेस वैल्यू तो है नहीं। बस सरकार ने लिख दिया कि इसको 2 रुपये मानी चाहे 20 रुपये मानी चाहे 200 मानी चाहे 2000, ये सरकार की गारंटी पर चलते हैं। इसी को टोकन मनी कहते हैं, सांकेतिक मुद्रा। तो ये जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन है, इसने ही शुरू कर दिया भारत में। हालांकि उस समय मंगोलों ने, मंगोलिया वगैरह में चला करता था, चीन में भी टोकन करेंसी थोड़ी बहुत चल रही थी, वही चीज़ इसने भारत में लागू की। उसने क्या किया कि जैसे जो आपको बताया था इल्तुतमिश ने चांदी का टंका चलाया था, तो जो चांदी का टंका होता था
ये किसका होता था? चांदी का, सिल्वर का होता था। तो उसी चांदी के टंके के बजाय उसने एक नया सिक्का जारी किया, उसका नाम भी टंका था, लेकिन वो किसका था? कांसे का था, सस्ते धातु का था। कांसे का उसने टंका जारी कर दिया और अनाउंस कर दिया कि इस कांसे के टंके की वैल्यू चांदी के टंके की बिल्कुल बराबर होगी, यानी दोनों सिक्कों का मूल्य क्या होगा? बराबर होगा। जैसे हमारी सरकार कहते हैं ना कि कागज़ का नोट है, इसको आप 2000 के बराबर मान लीजिए या 200 के बराबर मानिए, तो सरकार गारंटी जितना देती है उतना चलता है। तो वही इसने गारंटी दी कि ये कांसे का टंका होगा और इस सिक्के की वैल्यू चांदी के सिक्के की बिल्कुल बराबर होगी, यानी दोनों सिक्कों की वैल्यू क्या हो जाएगी? बराबर मानी जाए। ये सरकार की तरफ से गारंटी दी गई। और बहुत भारी मात्रा में सिक्के चलाए। इसने ये सोचा कि भाई जो चांदी के सिक्के होते हैं बार बार लेन देन में ख़राब हो जाते हैं, घिसते पड़ते हैं, लोग दबा के रख लेते हैं, और चांदी उस समय भारत में बहुत कम हुआ भी करती थी। तो जब ये टोकन करेंसी चलेगी तो हमारी जो कीमती धातु है चांदी, वो थोड़ी सुरक्षित रहेगी और लेन देन में भी थोड़ी सुविधा हो जाएगी और कैश का फ्लो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इस होशियारी के साथ इसने लागू तो किया, लेकिन समस्या दूसरी हो गई। समस्या क्या हुई कि जैसे इकोनॉमिक्स में एक ग्रेशम का नियम आता है, बैड मनी ड्राइव आउट्स गुड मनी फ्रॉम द सर्कुलेशन, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। वही ग्रेशम का नियम यहाँ पर लागू हुआ कि भाई जो बुरी मुद्रा थी, कांसे की मुद्रा थी, ये मार्केट में चलती रही, चांदी वाली मुद्रा गायब हो गई। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि चांदी का एक टंके का सिक्का है, इसकी कीमत 1 किलो दाल के बराबर है, यानी 1 किलो दाल एक चांदी के टंके में आपको मिल सकती है। और चांदी के टंके की वैल्यू किसके बराबर है? कांसे के टंके के बराबर है। अब आप दुकानदार के पास जाएंगे दाल लेने के लिए 1 किलो, तो आप उसको चांदी का टंका देंगे या कांसे का टंका देंगे? भाई आपको पता है कि उसकी कीमत चांदी के टंके के बराबर है, लेकिन चांदी का टंका किसके वैल्यू के बराबर है? कांसे के। तो जो देने वाला होगा वो कांसे का सिक्का पकड़ाएगा दुकानदार को, और जो दुकानदार है उसको भी पता है कि इसकी वैल्यू एक चांदी के सिक्के के बराबर है। तो चांदी का सिक्का मांगेगा कि कांसे का सिक्का मांगेगा? दुकानदार तो मांगेगा चांदी का सिक्का और आप देंगे कांसे का सिक्का। पता चला टेम्पो वाले को भाड़ा दिया कांसे का सिक्का और वापसी में भाड़ा जो फुटकर मांग रहे हैं, बोले चांदी वाला सिक्का वापस दो। तो लोग देते समय देते थे कांसे वाला और लेते समय मांगते थे चांदी वाला। तो लेन देन हो पाएगा? नहीं हो पाता था, बहुत मुश्किल होने लगी। लेन देन नहीं होता था, व्यापारी एक दूसरे से व्यापार करना बंद कर दिए। पता चला मार्केट में तांबे कांसे के सिक्कों का बिल्कुल ढेर लग गया। लोगों ने सोने जो चांदी वाला सिक्का होता था उसको लोग दबा के रखना शुरू कर दिए। तो मार्केट से चांदी वाले टंके गायब हो गए और कांसे के टंके बिल्कुल भारी मात्रा में चलने लगे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिल्कुल रुक गया। अब इंटरनेशनल लेवल पर तो कोई व्यापारी कांसे के टंके से मानेगा नहीं। तो धीरे धीरे करके आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगी, लेन देन बिल्कुल रुकने लगा। जब समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ी तो ये प्लान भी उसने क्या किया? कैंसिल कर दिया, और कांसे का टंका कैंसिल कर दिया और वापस जो चांदी का टंका इसने चलाया। ठीक, तो ये योजना जो उसकी थी सांकेतिक मुद्रा की ये योजना उसकी थी तो ठीक, लेकिन हड़बड़ी की वजह से ये भी ठीक ढंग से उसने लागू नहीं किया। अब जो होशियार, उसने हालांकि एक अच्छी घोषणा की कि जिसके बाद तांबे का ये कांसे वाला टंका है वो खजाने तक लेके आएगा और खजाने से उसके बदले में उसको चांदी का टंका दिया जाएगा। तो लोग वाग अपना बहुत भारी मात्रा में जो सिक्का होता था ये कांसे वाला, उसको लेके गए और चांदी वाला सिक्का लेके आए। और जिसके घरों में कांसे के कटोरी गिलास चम्मच होते थे तो सब भी क्या करते थे, कांसे के कटोरी गिलास चम्मचों को पिघला के वो सब सिक्का बना देते थे, उसके बदले में खजाने से वो सिक्का लेके आते थे। तो इसने, हालांकि इसका खजाना आधा हो गया लेकिन दिया सबको, जनता से बहुत प्यार करता था। योजना असफल हुई लेकिन जनता को उसने सारे सिक्के वापस कर दिए। तो ये योजना भी ठीक ठाक थी लेकिन असफल हुई। और इसकी एक दो योजना थी। इसकी एक योजना थी खुरासान का अभियान जो तर्माशरीन ने इससे मदद मांगी थी। तो तर्माशरीन खुरासान का शासक था, उसके वहाँ पर सक्सेसर वहाँ चल रहा था, उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। लेकिन उस उत्तराधिकार के युद्ध में उसने मदद मांगी थी मोहम्मद बिन तुगलक से। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि इसकी मदद करने के लिए अपने पास एक बड़ी सेना भर्ती की। बरनी बताता है कि खुरासान अभियान के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 की सेना भर्ती की थी। एक बहुत बड़ी सेना तैयार की। उस सेना को एडवांस में 1 साल की सैलरी दे दी गई ताकि वो तैयार रहें, क्योंकि खुरासान बहुत दूर था तो उतनी दूर जाने के लिए सिपाही ऐसे तो जाएंगे नहीं। तो उनको 1 साल की सैलरी एडवांस में दे दी गई और इतनी बड़ी सेना तैयार की गई ताकि खुरासान पर हम सबको भेज सकें। लेकिन पता चला कि जब वो सेना भेजने की तैयारी कर लिया, सारी तैयारियां पूरी कर ली, कुछ दिन बाद पता चला कि जिसकी वो मदद करने जा रहा है खुद उसको पद से हटा दिया गया था और खुरासान में अब उसकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी।
तो ये जो 3,70,000 की सेना इसने बनाई थी, ये इसको डिसॉल्व करनी पड़ी, भंग करनी पड़ी, और जो सिपाहियों को वेतन दे दिया गया था ये भी सारा इसका वेस्ट हो गया। तो ये योजना भी उसने बस बना ली तो बना ली। एक और इसकी योजना थी कराची अभियान। कराची जो था वो चीन के आसपास जो तिब्बत वाला इलाका है उसके आसपास का इलाका था, तो उसको किसी ने सलाह दी कि इधर तिब्बत वाला इलाका है, इधर पर आक्रमण किया जा सकता है। तो उसने क्या किया, एक बहुत बड़ी 10,000 की सेना तैयार की और 10,000 की सेना को हिमाचल प्रदेश के रास्ते कराची भेज दिया। अब किसी ने रास्ता देखा नहीं था, अब हिमाचल प्रदेश के रास्ते भेजेंगे हिमाचल। अब जैसे आपको बताया कि मंगोल जो हमलावर आते थे पूरा हिमालय घूम के आते थे, अब वो उसको पता नहीं था, उसने सीधे अंदाजा लगाया कि इधर से भेज दें, और उस रास्ते से कोई गया ही नहीं था। तो हिमाचल के रास्ते कोई गया ही नहीं, इसने पता चला पहली बार, यानी कोई पहली बार उस रास्ते की खोज करने के लिए जा रहा है और उस रास्ते पर उसने हमला करने के लिए सेना भेज दी। पता चला हिमाचल के मध्य में पहाड़ियों में इसकी पूरी की पूरी सेना बिखर गई। 10,000 भेजा था, 5-7 तो वापस लौट गया है। पूरी की पूरी सेना भटक गई, किसी ने रास्ता ही नहीं दिखा था। तो जब रास्ता नहीं पता तो फिर काहे ये गलत रास्ता चुन ली जो हिमालय को पार करने वाला हो, अब तक किसी ने नहीं पार किया। जो मंगोल भी होते तो पूरा घूम के आते थे, और ये क्या था, डायरेक्ट हिमालय पार करने की कोशिश करने लगा। ठीक, चलिए। और इसकी एक बड़ी विवादित योजना थी, 5वीं जो योजना थी, दोआब में कर वृद्धि। दोआब में कर वृद्धि, ये योजना इसकी बड़ी प्रोग्रेसिव योजना थी, बड़ी अच्छी योजना थी। कि जैसे हमारी भारत सरकार, आपने सुना होगा 1966-67 में ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया गया था, हरित क्रांति चलाई गई थी, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट सरकार ने किया था कि कृषि क्षेत्र में बहुत भारी निवेश करेंगे और किसानों में को अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे फर्टिलाइजर, अच्छे जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है उसको बढ़ावा दिया जाएगा ताकि प्रोडक्शन क्या हो, बढ़े। तो वही चीज़ उसने किया कि जो दोआब का क्षेत्र होता है, दोआब का मतलब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, तो जो गंगा जमुना का दोआब था वो मोस्ट फर्टाइल लैंड था, बहुत ही उपजाऊ ज़मीन थी। तो उसी का फ़ायदा उठाने के लिए इसने क्या किया कि दोआब के क्षेत्र के जो किसान थे उनको एडवांस में कर्जा दिलवाया। उस समय जो कृषि ऋण होता था उसको तकावी कहा जाता था। तो एडवांस में, तकावी का मतलब किसानों को एडवांस में कर्जा दिया, एग्रो क्रेडिट एक तरीके से दिया, उधार दिया, ताकि किसान अच्छे किस्म के बैल हो, अच्छे वाले हल हो, अच्छे वाले बीज हो, अच्छी सिंचाई तकनीकी का इस्तेमाल कर सकें और वहाँ का प्रोडक्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए। और जब वहाँ का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो वहाँ पर टैक्स को भी हम 50% और बढ़ा देंगे। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टैक्स की मात्रा भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो दोआब में उसने तकावी बंटवाया और वहाँ पर टैक्स की मात्रा को बढ़ा दिया। तैयारियां बिल्कुल समय से पहले पूरी कर ली गई, किसानों को एडवांस में पैसा बांट दिया जाएगा, सारी तैयारियां बिल्कुल समय से हुई। किसानों ने भी अच्छे वाले बैल, अच्छे वाले हल, अच्छे वाले बीज सब कुछ खरीद लिए, सारी तैयारियां पूरी हुई। पता चला अगले 3 साल तक उस रीजन में बारिश ही नहीं हुई, भयानक वाला सूखा पड़ा। तो जब सब कुछ अच्छा होता है तो फिर किस्मत फूट जाती है, वही इसके साथ हुआ। जब सब कुछ बढ़िया हुआ तो फिर किस्मत फूटी, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया था। अब क्योंकि किसानों को पैसा दिया जा चुका था, अब किसान हल बैल खरीद चुके हैं, अब पैसा वापस भी लेंगे तो किसान कहेगा ना कि भाई हम तो बैल खरीद ले, बैल लेके जाओ। अब बैल अगर सरकार वापस लेके जाएगी तो उसको कहाँ से खिलाएगी, तो वो भी सारा पैसा इसका वेस्ट हो गया। तो जहाँ पर सब कुछ सही होता है वहाँ पर किस्मत फूट जाती है, तो वही इसके साथ हुआ। तो इसने योजनाएं बनाई ढेर सारी, लेकिन सारी की सारी योजनाएं इसकी फ्लॉप रहीं, असफल हुई। तो हालांकि ये प्रायोगिक था, लेकिन प्रयोग कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया, इसीलिए थोड़ा सा इसका दिमाग हिला हुआ। ज़्यादातर इतिहासकार इसको पागल या सनकी मानते हैं कि दिमाग का कोई नस इसका हिल गया था। हालांकि प्रयोग करता था, प्रयोग करना कोई गलत चीज़ नहीं है। अब प्रयोग सफल हो जाए तो आप वैज्ञानिक कहे जाएंगे, असफल हो गए तो पागल कहे जाएंगे। तो वही इसके साथ था, इसके सारे के सारे प्रयोग असफल हुए, इसलिए ये पागलों की श्रेणी में आया। अगर वही कोई प्रयोग इसका सफल हो जाता तो इसको भी महान राजाओं की गिनती में रखा जाता। हालांकि इसने कुछ ठीक ठाक काम भी किए थे। इसने कृषि विभाग के लिए अलग से, कृषि के लिए दीवान ए अमीर कोही, तो जो दीवान ए अमीर कोही था ये कृषि के लिए इसने विभाग बनवाया था। ठीक है, ये इसके कुछ सही कामों में गिना जाता है कि दीवान ए कोही नामक विभाग की इसने स्थापना की। ठीक, चलिए। हालांकि ये थोड़ा सा धर्म के मामले में लिबरल था, जो कठमुल्ले होते थे, जो उलेमा वर्ग था, उलेमा वर्ग का ये बिल्कुल नहीं सुनता था, बिल्कुल अपने मनमाना ये करता था। और कई सारे इसके उस समय के जो सूफी संत थे वो उसके विरोध में आ गए थे। जैसे निजामुद्दीन औलिया थे, तो निजामुद्दीन औलिया के चेले थे शेख निजामुद्दीन
कहा जाता था उनको चिराग देहलवी, जो निजामुद्दौलिया थे, चिराग देहलवी कहा जाता था। तो देहलवी इसके विरोधी हो चुके थे। कई सारे जो मौलवी थे या उलेमा वर्ग थे इसके घनघोर विरोधी हो चुके थे, क्योंकि ये कई सारे जो धर्म विरोधी काम भी करता था, जो इस्लाम में सही नहीं माने जाते थे उसको भी ये मानता था। जैसे हिंदुओं का त्यौहार था, होली वगैरह था, दिवाली वगैरह था, तो होली खास तौर पर इसको बड़ा मज़ा आता था होली खेलने में। तो होली खेलता था, तो जिससे जो मौलवी जो उलेमा वर्ग थे वो सब चिढ़ जाते थे। इसने सोचिए अपने दरबार में 2 जैन संतों को भी स्वागत किया, वेलकम किया और उनसे उपदेश वगैरह लिए। इसके दरबार में एक थे जिन प्रभु सूरी, जिन प्रभु सूरी। तो जो जिन प्रभु सूरी थे ये जैन संत थे, ठीक है। तो इनको इसने वेलकम किया था। और एक इन्हीं के साथी थे राजशेखर, राजशेखर। तो जिन प्रभु सूरी और राजशेखर ये लोग क्या थे, जैन संत थे, जैन साधु थे। इन लोगों का भी इसने स्वागत किया था और ये इन लोगों को बहुत रिस्पेक्ट भी दिया था। तो सब हिंदू धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, इसको इसने मतलब उनकी चीज़ों में भाग लेता था, उनसे बातचीत करता था, इतने इंटरेस्ट के साथ सुनता था कि जो उलेमा थे सब वो सब चिढ़ जाते थे इससे, जिसमें चिराग देहलवी भी थे इससे चिढ़ने वालों में। तो उलेमाओं ने इसका बड़ा विरोध किया था और कई बार उलेमाओं ने इसके खिलाफ फतवा भी जारी किया, लेकिन ये सुनता किसी का नहीं था, अपने मन से चलता था, ठीक। खैर, इसी के समय एक अफ्रीका में, अभी हम लोग भूगोल में देखेंगे, अफ्रीका में एक अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता। तो जो इब्न बतूता था वो इसी के समय आया था, ठीक है, इब्न बतूता। तो इब्न बतूता कहाँ से आया था? अफ्रीका से। अफ्रीका में एक देश है मोरक्को, ठीक है। तो अफ्रीकी कंट्री मोरक्को से आया था कौन? इब्न बतूता। तो पूछा जाए इब्न बतूता किसके टाइम पर आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका भी स्वागत किया और इसको दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। इब्न बतूता को इसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। बाद में इसे सम्मान उम्मान किया इसका। फिर बाद में इसको 1342 में चीन में अपना राजदूत बना के भेजा था। वहाँ पर चीन का जो शासक था तुगन तिमूर, तो तुगन तिमूर के बाद राजदूत के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को भेजा था, ठीक। बाद में इब्न बतूता से इसकी बनी नहीं, फिर इब्न बतूता को नाराज़ किया और फिर उसको भगा दिया अपने दिल्ली सल्तनत के राज्य से। तो इब्न बतूता जब वापस गया तो भारत में अपनी यात्रा का जो विवरण है, उस यात्रा के विवरण के बारे में उसने एक किताब लिखी है, ठीक है, जिसको कहा जाता है रहला। किताबुर रहला पूरा नाम था, शॉर्टकट में रहला कहते हैं। तो ये जो रहला किताब है ये इसी इब्न बतूता ने लिखी है अपने दिल्ली सल्तनत के अनुभवों पर। इसके समय में भारत के जो भी स्थितियाँ थीं और राजनीतिक स्थिति थी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति, उस सब के बारे में इस और ख़ास तौर पर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है रहला से। रहला में एक और ख़ास चीज़ बताई गई है कि रहला में इब्न बतूता ने बिल्कुल आंखों देखा वर्णन लिखा है कि कैसे उस समय कि जैसे जो संदेशे भेजे जाते थे, आज जैसे संदेशा भेजता है ना, चिट्ठियाँ पहले लिखा करते थे, संदेशे जो डाकिये लेके जाते थे, तो ये बिल्कुल आंखों देखा वर्णन ये बताता है इब्न बतूता कि ये बताता है कि सल्तनत में 9 मील पर डाक चौकियाँ बनी होती थी, डाक लेने के लिए चौकियाँ बनी होती थी। हर डाक चौकी में 2-2 घुड़सवार होते थे और घुड़सवार चमड़े के थैले में वो जो संदेशा होता था, कागज़ पर लिखा हुआ संदेशा, वो रखते थे और एक चौकी से दूसरे चौकी पर लगातार वो देते थे। जैसे रिले रेस होता है कि एक गया, पता चला दूसरे चौकी पर दिया, दूसरा चौकी पर जो घुड़सवार है तुरंत उस थैले को लेके आगे बढ़ जाता था, फिर तीसरे को दिया, तीसरा लेके चौथे को दिया, वो लगातार चलता रहता था। और वापसी में दूसरा घुड़सवार उसको लेके दूसरे जो दिल्ली से खबर आ रही दूसरी चौकी जो खबर वापसी वाली होती थी वो लेके आता था। तो ये सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था का विशेष रूप से वर्णन करता है। तो अगर कहा जाए कि सल्तनत कालीन जो पोस्टल सिस्टम है, डाक व्यवस्था है, इसकी जानकारी हमें किस किताब से मिलती है? तो वो रहला से मिलती है, ठीक। बहुत ही अच्छे से वर्णन लिखा है विस्तार से। और ये रहला किसकी किताब है? इब्न बतूता की। कहाँ से आया था? मोरक्को से। किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक के। पूछ दे कब आया था, तो सन भी चाहे तो आप लिख सकते हैं 1333। और इसी को इब्न बतूता को फिर से आपको बताते हैं कि तोगन तिमूर जो इसका शासक था चीन का, तो उस तोगन तिमूर के दरबार में 1342 में इसको राजदूत बना के इससे अपना भेजा भी था, ठीक। चलिए, खैर
तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, बताया कि बड़े लंबे समय तक इसने शासन किया। पूरा इसका शासनकाल 26 साल का था, लेकिन 26 साल में एक दिन भी ये चैन से नहीं बैठा, इधर उधर भागते रहा। और बताया कि इसके समय सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए थे, कितने? 34 विद्रोह हुए थे। 34 में जो 27 थे वो साउथ इंडिया में हुए थे। ये कहता था कि इतने सारे फोड़े हो गए, एक फोड़े को दबाने की कोशिश करता हूँ, दूसरा फोड़ा निकल आता है, उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ, तीसरा फोड़ा निकल आता है। तो उसी समय फाइनली ठट्टा में विद्रोह हुआ था। उस ठट्टा में फिर विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक वहाँ पर गया हुआ था, और वहीं पर विद्रोह को दबाने के क्रम में बीमार होकर उसकी मौत हो गई। ठीक, जब ये मरा तो इसी की मौत पर बदायूं लिखता है कि इस प्रकार सुल्तान को उसकी प्यारी प्रजा से और उसकी प्रजा को अपने प्यारे सुल्तान से मुक्ति मिल गई। यानी सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से, दोनों को एक दूसरे से मुक्ति मिल गई। तो प्रजा को उसके सुल्तान से, सुल्तान को उसकी प्रजा से मुक्ति मिली। वो किसके मरने पर कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक के मरने पर कहा गया। और किसने कहा था? बदायूं ने कहा था। ठीक, जब तुगलक मरा, मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसके मरने के बाद इसका चचेरा भाई था फिरोज, उसके पिता का नाम था रज्जब। तो वही फिरोज रज्जब बिन तुगलक सुल्तान बना, जो अगला बना। तो इस फिरोज रज्जब बिन तुगलक के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।